नमस्कार। आज हम भारतीय सत्ता के 75 सालों के इस अनबिलीवेबल सफर पर नजर डालेंगे जिसे अक्सर एक महान प्रयोग कहा जाता है। तो चलिए उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो दुनिया भर के जानकारों को आज भी हैरान करता है। आखिर इतनी मुश्किलों के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कैसे कामयाब हुआ? जरा सोचिए, जब भारत को आजादी मिली तो पूरी दुनिया इसे एक असंभव प्रयोग मान रही थी। एक देश जहां 1.4 अरब लोग हैं, हजारों जातियां हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। सुनने में ही ये नामुमकिन सा लगता है ना? तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, जब इस महान देश की नींव रखी जा रही थी। 1947 का साल अपने आप में दो अलग-अलग कहानियां कह रहा था। एक तरफ देश बंटवारे की आग में जल रहा था, हर तरफ अफरा तफरी और दर्द था। और वहीं दूसरी तरफ संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर जैसे महान नेता एक नए भारत का सपना बुन रहे थे, एक ऐसे संविधान की उम्मीद जगा रहे थे जो हर किसी को बराबरी का हक देगा। और उस सपने का, उस उम्मीद का सबसे बड़ा सबूत था हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार। जरा सोचिए, उस वक्त के कई अमीर और पढ़े लिखे देशों ने भी ये अधिकार सबको नहीं दिया था, लेकिन भारत ने अपनी आज़ादी के पहले दिन से ही हर नागरिक पर यह भरोसा दिखाया। ये आम इंसान की समझदारी पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव था। आज़ादी के बाद के शुरुआती कुछ दशकों को अक्सर कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली का दौर कहा जाता है। ये वो जमाना था जब राजनीति में सिर्फ एक ही पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था और देश की दिशा भी वही तय कर रही थी। इस नेहरूवादी युग की नींव 3 बड़े आइडियाज पे रखी गई थी। पहला, सरदार पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों को भारत में शामिल करना। दूसरा, बड़े बड़े बांध, IITs और सरकारी कंपनियों जैसे आधुनिक मंदिरों को बनाना। और तीसरा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ज्यादातर कंट्रोल सरकार के हाथ में हो। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शुरुआती शांति और स्थिरता का ये दौर हमेशा के लिए नहीं था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई। इंदिरा गांधी के आने के बाद राजनीति का अंदाज ही बदल गया। नेहरू के दौर का आदर्शवाद पीछे छूटने लगा और गरीबी हटाओ जैसे नारों वाली एक नई, आक्रामक और लोक लुभावन राजनीति ने उसकी जगह ले ली। और यहीं से आने वाले बड़े टकराव की जमीन तैयार हुई। ये स्लाइड भारत के लोकतांत्रिक सफर के 4 सबसे अहम मोड़ दिखाती है। पहला, 1975 का आपातकाल, जिसने लोकतंत्र पर ही सवालिया निशान लगा दिया। फिर 1977 में जनता का जवाब, जब पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद 1991 में आर्थिक उदारीकरण, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया। और फिर 1996 से शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का लंबा दौर, जिसने राजनीति के सारे समीकरण ही बदल डाले। चलिए अब जरा उस दशक पर ध्यान देते हैं जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी 90 का दशक। तो सवाल यह है कि 90 के दशक में ऐसी कौन सी 2 बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने राजनीति का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया? इसका जवाब छिपा है 2M में। एक तरफ था मंडल, यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीति का जबरदस्त उभार, और दूसरी तरफ था मंदिर, यानी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ धार्मिक राष्ट्रवाद और बीजेपी का उदय। इन दोनों ताकतों ने मिलकर कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती दी और देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब जब किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बंद हो गया, तो एक नया शब्द और एक नई राजनीतिक सच्चाई सामने आई, गठबंधन धर्म। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार चलाने के लिए अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना होगा, समझौते करने होंगे और मिल बांटकर सत्ता चलानी होगी। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, वो दौर जहां टेक्नोलॉजी ने राजनीति के खेल के नियम एक बार फिर से लिख दिए हैं। कई सालों के गठबंधन सरकारों के बाद 2014 के चुनावों ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। मोदी लहर पर सवार होकर एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला और भारतीय राजनीति में फिर से एक दलीय प्रभुत्व और एक मजबूत केंद्र सरकार का दौर शुरू हुआ। ये नंबर 282 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस बड़ी जीत का प्रतीक है। लगभग 30 साल बाद ऐसा हुआ था कि किसी एक पार्टी ने अकेले बहुमत का आंकड़ा पार किया हो। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का साफ संकेत था। तो जब राजनीति अखबारों और टीवी स्टूडियोज से निकलकर हर किसी के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक पहुंच जाए, तो क्या होता है?
आज राजनीतिक लड़ाई के मैदान और हथियार दोनों ही बदल चुके हैं। अब लड़ाई व्हाट्सएप ग्रुप्स में लड़ी जाती है। सोशल मीडिया के आईटी सेल नैरेटिव बनाते हैं। 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल माहौल तय करते हैं और राज्यों के बीच विकास और निवेश को लेकर एक होड़ सी लगी रहती है। और ये कहानी हमें ले आती है बिल्कुल आज के मोड़ पर। 2024 के चुनाव नतीजों ने एक बार फिर दिखाया है कि भारतीय राजनीति कितनी अप्रत्याशित है। गठबंधन की राजनीति की फिर से वापसी हुई है और इसने सत्ता के संतुलन के महत्व को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया है। इस पूरे 75 साल के सफर का अगर कोई एक असली हीरो है तो वो है भारत का आम वोटर, जिसने हर मोड़ पर अपने फैसलों से, अपनी समझदारी से और बदलाव को अपनाने की अपनी क्षमता से सबको चौंकाया है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, 75 सालों के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद इस महान भारतीय प्रयोग का अगला चैप्टर, अगला अध्याय क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।